हेलो स्टूडेंट्स। बहुत दिनों से काफ़ी सारे बच्चे जो ओल्ड कोर्स में हैं फ़िलहाल, वो मेरे को बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैम आप ओल्ड कोर्स के बच्चों के लिए आप कुछ बताओ, हेल्प अस प्रिपेयर फॉर द लास्ट अटेम्प्ट जो कि दिसंबर में ड्यू होने वाला है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं ओल्ड कोर्स के जो न्यू कोर्स में शिफ्ट करना चाहते हैं और इवेंचुअली अगर दिसंबर अटेम्प्ट में अगर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं होता है तो इवेंचुअली हमें करना पड़ेगा। ओके, तो आज का जो ये वीडियो है, सबसे पहले आई विल स्पीक अबाउट द स्टूडेंट्स जो कि ओल्ड कोर्स को एफिलिएट करते हैं और दिसंबर में वो ओल्ड कोर्स में ही एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, जो एक बेसिक चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ जो कि शायद पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, वो ये है कि जो भी तुम्हारा रिजल्ट होगा, कम होगा ज़्यादा होगा, इंस्टीट्यूट कम परसेंटेज निकालेगी, कम ज़्यादा परसेंटेज निकालेगी, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा सिर्फ काम है बैठ के पढ़ाई करना। ओके, उसके बाद जो भी रिजल्ट होगा उसकी जिम्मेदारी लेना, पास हुए तो भी और फेल हुए तो भी। वो जिम्मेदारी लेना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक ह्यूमन बीइंग के लिए। तुमको पता है, उसी एक चीज से, उसी एक सोच से इंसान थोड़ा ऊपर उठ जाता है, थोड़ा ऊपर पहुंच जाता है, थोड़ा अपग्रेड हो जाता है। ओके, सो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क हार्ड एज मच पॉसिबल यू कैन एंड देन जस्ट मूव ऑन वॉट एवर इट इज। ओके, सो सबसे पहले उन बच्चों के लिए जो ओल्ड कोर्स में रह जाएंगे, तुम्हारे पास में सारा मटेरियल अवेलेबल है। क्या क्या है तुम्हारे पास में? तुम्हारे पास में ICI का मॉड्यूल है, तुम्हारे पास में ओल्ड कोर्स का प्रैक्टिस मैनुअल है, तुम्हारे पास में इतने सालों के RTP क्वेश्चंस विथ आंसर्स हैं, MTP के क्वेश्चंस हैं विथ आंसर्स हैं, तुम्हारे पास एग्जाम पेपर्स हैं, क्वेश्चंस हैं विथ आंसर्स हैं। ओके, अगर तुमको लगता है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई कर ली है और तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो क्या करना चाहिए तुमको? तुम्हारे पास तो पूरा रिसोर्स अवेलेबल है, बैठ के पेपर्स लिखो, सामने तुम्हारे आंसर्स अवेलेबल है। मतलब हर क्वेश्चन के बाद आंसर मत चेक करना, ऑफ कोर्स टाइम सेट करो, 3 घंटे का, 3.5 घंटे का, 4 घंटे का, जो भी तुमको कंफर्टेबल लगता है। शुरू में तुमको टाइम ज़्यादा लगेगा, बाद में टाइम कम लगने लग जाएगा। तो पेपर्स लिखो, सिर्फ पेपर्स लिखने से तुम्हें ये आइडिया लग जाएगा कौन सा टॉपिक तुम्हारा वीक जा रहा है, एंड ट्राई टू फोकस ऑन दैट टॉपिक ओनली। डोंट कीप ऑन रीडिंग द होल थिंग एंड देन उसके बाद तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा टॉपिक तुम्हारा वीक है, कौन सा टॉपिक तुम्हारा स्ट्रांग एंड ऑल दैट। ओके, so I think the only way out at this point of time would be just writing the papers and focusing on the topics which you feel is weak. इतना ही नहीं, ओल्ड कोर्स के पेपर्स RTP MTP नहीं, न्यू कोर्स के भी जितने RTP MTP एग्जाम पेपर्स है, कोई भी टीचर का रिविजन है, चाहे मेरा SFM एक्सप्रेस है, वो ओल्ड कोर्स वाले बच्चे भी कर सकते हैं। SFM में चेंज नहीं होता, कितनी बार हम सब ने ये बात बोली है आप लोगों को। एक्सेप्ट फॉर कैपिटल बजटिंग, लीजिंग, फैक्टरिंग, डिविडेंड पॉलिसी तो मैं नहीं बोलूंगी बिकॉज वो इक्विटी का ऑलरेडी पार्ट ही एक तरह से। ओके, वो तो न्यू कोर्स में होता नहीं है। एक चैप्टर वैल्यू एट रिस्क तुमको एप्लीकेबल नहीं है। तो जब से ओल्ड कोर्स से न्यू कोर्स में कन्वर्जन हुआ है, तब से वैल्यू एट रिस्क के बहुत ज़्यादा सम्स आए भी नहीं है। मुश्किल से अगर सारे गिनोगे तो शायद 5 सम निकलेंगे तुम्हारे, सारे इतने सालों में भी अगर काउंट करोगे तो 5 या 6 सम निकलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं निकलेंगे। तो वो सम्स को तुम छोड़ दो। ओके, और बाकी सारे सम्स तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। पता नहीं तुम्हें किसी ने बताया या नहीं बताया, जो भी पेपर न्यू कोर्स का आता है वो ओल्ड कोर्स के PMA से क्वेश्चंस में से आता है। अगर न्यू कोर्स कुछ नया होता, कुछ अमेंडमेंट होता, तो जितने टीचर्स हम लोग इतने सालों से, 15 साल 20 साल से पढ़ा रहे हैं, वो सबसे पहले तो हम लोग ऑब्सोलीट हो जाते। हमें कुछ नहीं करना पड़ा, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। हम जैसे ओल्ड कोर्स पढ़ा रहे थे, 3-4 चैप्टर छोड़ के न्यू कोर्स से पढ़ाने लग गए। तो तुम न्यू कोर्स के पेपर्स भी, RTP MTP भी यूज़ कर सकते हो अपने प्रिपरेशन के लिए, अगर तुम्हारे पास उतना समय है तो। ये थी बात ओल्ड कोर्स के लिए। इसके अलावा अगर तुम्हें लगता है कि कुछ मेरे तरफ से चाहिए, मंडे ट्यूसडे से रिविजन के लेक्चर्स शुरू हो जाएंगे विथ डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस ऑन द यूट्यूब, जो कि तुम दोनों न्यू कोर्स ओल्ड कोर्स वाले दोनों बच्चे अटेंड कर सकते हैं। ओके, एंड दैट दे वुड बी एग्जॉस्टिव एंड क्वाइट अ गुड इन नंबर। तो वो अटेंड करो, सब कुछ आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा पहले से ही। एंड नीचे कमेंट बॉक्स में डालो कि तुम्हें स्ट्रीमिंग चाहिए लाइव की, कि तुम्हें रिकॉर्डेड चाहिए। मुझे तो रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा, तो तुम बोलोगे मैम स्ट्रीमिंग कर दो, मैं स्ट्रीमिंग कर दूंगी। तुम बोलोगे मैम रिकॉर्ड करके डालो, मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगी। तो ये थी बात उन बच्चों के लिए जो ओल्ड कोर्स में ही रह जाना चाहते हैं फॉर द दिसंबर अटेम्प्ट।
अब नाउ द स्टूडेंट्स हु वांट टू स्विच फ्रॉम ओल्ड कोर्स टू न्यू कोर्स, या फिर ऑलरेडी वो स्विच कर चुके हैं, उन लोग के लिए मैंने एक ट्रांजिशन गाइडेंस बनाई है। वर्ड बाय वर्ड, पॉइंट बाय पॉइंट मैं पढ़ूंगी, तुम इसके थ्रू चले जाना। मुझे लगता है तुम्हारी तैयारी, अगर तुम ओल्ड कोर्स में थे तो न्यू कोर्स की तैयारी नेचुरली हो जाएगी, बहुत कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुमको, इनफैक्ट ईजी ही पड़ेगा तुमको, एक चैप्टर को छोड़ के और थियोरी को छोड़ के। मैंने लिखा है वॉट एवर स्टडीड इन द ओल्ड कोर्स practice manual is completely applicable except for chapters like capital budgeting, leasing and factoring. Do not leave dividend policy as it is a part of the equity only. समझा क्या? मतलब तुम ये मत सोचो कि तुम जो पढ़ चुके हो ऑलरेडी ओल्ड कोर्स में वो वेस्ट है, वेस्ट नहीं है, तुम रादर ज़्यादा कंट्रोल में हो, तुम्हारे पास ज़्यादा ताकत है, तुम्हारी ज़्यादा प्रैक्टिस हुई हुई है। ओके, कैपिटल बजटिंग के बारे में भी क्या बोले, अभी last 3-4 attempts we are observing that we are getting a lot of questions on capital budgeting. वो लोग स्मार्टनेस क्या कर रहे हैं, तुमने फॉरेक्स के अंदर में इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग के सम्स किए होंगे, जहाँ पे अगर हम दूसरी कंट्री में प्रोजेक्ट लगाते हैं, प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्ट वर्ड आता है ना, कैपिटल बजटिंग वर्ड आ जाता है, तो वो इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग हो गया, बट है तो कैपिटल बजटिंग ही, काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। अब तुम इमेजिन करके देखो, एक वो पूरा सेक्शन ऑफ स्टूडेंट जिसने सीए इंटर या आईपीसीसी में भी कैपिटल बजटिंग ज़्यादा नहीं पढ़ा और न्यू कोर्स में से हट गया, उसके लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है ये चीज़ की। तो अगर तुम कैपिटल बजटिंग पढ़े हो, इट इज़ रादर वेरी वेरी गुड फॉर यू, बिकॉज यू नो मच मच बेटर एंड यू नो द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कैपिटल बजटिंग इन अ मोर बेटर वे, एंड तुम, मुझे लगता है, सम ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। ओके, सो ओल्ड कोर्स के सम्स जितने भी तुमने पढ़े हैं वो सारे एप्लीकेबल हैं, एक एक सम एप्लीकेबल है तुम्हारे लिए, सिर्फ ये कहने के लिए ये 3 चैप्टर छोड़ करके। ओके, देन Forex and International Financial Management are separate chapters in the new course, but in the old course they used to be together. हम old course में एक ही चैप्टर पढ़ते थे, उसका नाम था फॉरेन एक्सचेंज। उसके अंदर में हम सब कुछ पढ़ते थे फॉरेक्स से रिलेटेड। इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग के भी सम्स काफ़ी ज़्यादा थे। तुम याद करो, ओपस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड करके एक सम है तुम्हारा, जो तुम्हारे ओल्ड कोर्स में था, हम न्यू कोर्स में भी पढ़ाते हैं। उसके बाद सीजे लिमिटेड या ओजे लिमिटेड करके एक सम है, वो भी ओल्ड कोर्स में था, हम न्यू कोर्स में भी पढ़ाते हैं, कुछ भी अलग नहीं है। लेकिन न्यू कोर्स में नॉर्मल फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज, रिस्क मैनेजमेंट को एक चैप्टर बनाया गया है, और इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग या इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट को एक अलग चैप्टर के तौर पे वो लोग ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन तुम ये मत सोचना तुम्हें कुछ अलग पढ़ना है, तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। लेकिन न्यू कोर्स के मॉड्यूल में थोड़े से 3, 4, 5 सम उन्होंने एक्स्ट्रा थोड़े हाई लेवल के दिए हैं, जो कि तुमको कवर अप करना है, दिक्कत नहीं होगी। वो सारे सम्स न्यू कोर्स के मॉड्यूल में विथ आंसर अवेलेबल है, इतना तो कर पाओगे। उसके बाद डेरिवेटिव्स, दैट इज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, न्यू कोर्स में 2 अलग अलग चैप्टर कर दिया। मैं क्या बात कर रही हूँ पता है तुम्हें? स्वॉप्स, देन कैप, फ्लोर, कॉलर, ओके, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, ये सारा, और नॉर्मल फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, यानी कि डेरिवेटिव्स तुम्हारे करिकुलम में किस किस चीज़ के ऊपर में तुम्हें पढ़ना है। तुम्हें स्टॉक्स के ऊपर में पढ़ना है, तुम्हें करेंसीज के ऊपर में पढ़ना है, और तुम्हें इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर में पढ़ना है, ठीक है। तुम्हारे ओल्ड कोर्स में हम एक ही चैप्टर, एक ही अम्ब्रेला के नीचे पढ़ते थे, डेरिवेटिव्स ऑन स्टॉक्स, डेरिवेटिव्स ऑन करेंसीज एंड डेरिवेटिव्स। जब मैं डेरिवेटिव्स बोलती हूँ ना, तो मैं फ्यूचर्स, ऑप्शन, सब कुछ, फॉरवर्ड, सब कुछ बोल रही हूँ, ओके। एक ही हेडिंग के नीचे पढ़ना था। और एंड डेरिवेटिव्स ऑन इंटरेस्ट रेट हेजिंग, जैसे फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट वगैरह, सब हम एक ही चैप्टर में पढ़ते थे। यहाँ पे बाइफरकेट कर दिया, मतलब डेरिवेटिव्स ऑन स्टॉक्स एंड करेंसीज एक चैप्टर है, और डेरिवेटिव्स ऑन इंटरेस्ट रेट्स, ओके, लाइक स्वॉप्स, लाइक कैप, फ्लोर, कॉलर एंड फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट एंड तुम्हारे इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स का एक अलग चैप्टर बन गया न्यू कोर्स में। क्या मुश्किल है? पहले तुम एक में पढ़ते थे, अभी तुम्हें 2 में पार्ट में पढ़ना है। इसका मतलब सिर्फ अरेंजमेंट एंड रीअरेंजमेंट का इशू है और कुछ भी नहीं, ओके। डिफिकल्टी लेवल के बारे में बाद में बात करूंगी। उसके बाद ए फ्यू थिंग्स आर बीइंग एडेड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अपग्रेडेशन। न्यू कोर्स में कुछ अपग्रेडेशन करी जा रही है, वो तो हमें पता चलता है, मॉड्यूल में थोड़ी बहुत चेंजेस ये लोग करते हैं, एंड उसके बाद पेपर्स जो आते हैं तो हमें पता चलता है अच्छा ये नया टॉपिक कुछ ऐड हुआ है, ये टॉपिक हमें अगली बार से पढ़ाना है एंड ऑल दैट। कुछ सिलेबस में तो डिफाइंड है नहीं वैसे भी, तो कैसे पता चलेगा अपने लोग को, ओके। लेकिन ये कहने का ये मतलब नहीं कि ओल्ड कोर्स में डिफ़िकल्ट सम्स नहीं आ रहे हैं, ओल्ड कोर्स में भी डिफ़िकल्ट सम्स आ रहे हैं, लेकिन मॉड्यूल में अपग्रेडेशन नहीं हो रही है,
प्रैक्टिस मैनुअल में अपग्रेडेशन नहीं हो रही है, बिकॉज आई थिंक सिंस फ्यू ईयर्स उन्होंने ओल्ड कोर्स का SFM का न्यू मॉड्यूल लॉन्च ही नहीं किया है, PM लॉन्च ही नहीं किया है। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या तुमको बोलना चाह रही हूँ। अपग्रेडेशन अगर हो रही है तो वो ओल्ड में भी हो रही है, वो न्यू में भी हो रही है। न्यू में शायद दिखता ज़्यादा है बिकॉज हम सब उसके बारे में बातें करते हैं, ओल्ड कोर्स का उतना दिखता नहीं बिकॉज सारे लोग उसके बारे में इतनी बातें नहीं करते। ओके, इसलिए बोली मैं तुमको कि तुम न्यू कोर्स के भी थोड़े से पेपर्स RTP MTP वगैरह तुम सॉल्व करो तो तुम अलाइन हो जाओगे। ओके, देन वैल्यू एट रिस्क वुड बी अ कंप्लीट न्यू एडिशन टू योर पोर्टफोलियो इन द न्यू कोर्स। ये पूरा, लेकिन ऐसा कोई बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर नहीं, 4 से 5 घंटे का चैप्टर होगा पूरा मिला करके। इसके अंदर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग जो है वो है Z टेबल के बारे में। वो भी तुम्हारे लिए नया नहीं है। तुमने अगर डेरिवेटिव्स अच्छे से ओल्ड कोर्स में पढ़ा होगा तो तुमने ब्लैक-स्कोल्स मॉडल के अंदर में तुमने डेरिवेटिव्स पढ़ते समय, ब्लैक-स्कोल्स मॉडल के पढ़ाते समय किसी से भी पढ़ा हो तुमने Z टेबल जरूर पढ़ा होगा। तो Z टेबल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा आएगी तुमको न्यू कोर्स में। अगर सच में बहुत ज़्यादा अगर मेहनत, तो क्या बोलूँगी मैं, अगर तुम्हें अपग्रेड करना है या तुम्हें अपने आप को ओल्ड से न्यू में अगर अलाइन करना है तो 2 चीज़ें होगी। एक तो वैल्यू एट रिस्क, दैट रिस्क मैनेजमेंट जो चैप्टर है, वार के जो क्वेश्चन है वो ओल्ड कोर्स में कभी भी नहीं थे, एंड वो तुमको पूरा चैप्टर लर्न करना पड़ेगा। लर्न मतलब तुमको समझना पड़ेगा अच्छे से और समझ के, बिकॉज वो चैप्टर में किसी भी लेवल के डिफिकल्टी लेवल के सम्स आ सकते हैं, उसकी कोई एंड नहीं है। दैट चैप्टर इज अ सब्जेक्ट इन इटसेल्फ। आई एम श्योर यू ऑलरेडी नो दैट FRM, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, इज अ होल करिकुलम। US का जो FRM है तुम्हारा, वो पूरा एक करिकुलम है। तो उसमें किस लेवल पे ये लोग जा सकते हैं इसका मैं कुछ भी तुमको बता नहीं सकती, बिकॉज इन्होंने कोई हमें रेफरेंस क्वेश्चंस दिए हुए नहीं है। तो जो भी टीचर आपने जिनसे पढ़ा है वो आपको ज़रूर क्वेश्चंस करा रहे होंगे, वो क्वेश्चंस आप पढ़ो और अपने आप को प्रिपेयर करो। एंड theory can fetch you marks in the new curriculum because it's a compulsory in every question। और थियोरी की जो मतलब इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। 20 नंबर से अगर आप थियोरी 20 नंबर अगर आप थियोरी में मतलब पढ़ाई कर सकते हो, पूरे 20 तो नहीं आएंगे शायद से। एंड मतलब मैं ये भी बोलूँगी कि यूजुअली स्टूडेंट्स बहुत कुछ भी लिखते हैं थियोरी के अंदर में, एक लाइन शुरू की अच्छी लिखते हैं, उसके बाद कुछ भी लिखते हैं। ऐसा मत करो, टू द पॉइंट लिखो, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, मतलब रेस्पेक्टफुली उसको भी तुम हैंडल करो। ओके, सो दिस वाज द ट्रांजिशन गाइडेंस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर मूविंग फ्रॉम ओल्ड कोर्स टू न्यू कोर्स इन द ऑल द अपकमिंग अटेम्प्ट्स। मतलब ये दिसंबर के लिए नहीं, हैंस फोर्थ पे अगर कोई बच्चा ओल्ड से न्यू में शिफ्ट कर रहा है तो SFM CA फाइनल के लिए यू कैन यूज़ दिस गाइडेंस पॉइंट्स एक्चुअली। ओके, तो आई थिंक इतना मुझे बोलना था आज के लिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तुमको बोलना चाहती हूँ, एंड मतलब मेरी बात को किसी कॉन्वर्सेशन के साथ में एसोसिएट करके मत देखना, बट सिंस हम तुमसे बड़े हैं गाइज, और हम तुमसे बहुत बड़े हैं और तुम हमें टीचर्स मानते हो, राइट? तो मैं तुमको सिर्फ एक बात बोलूँगी कि टीचर्स की प्लीज़ रिस्पेक्ट करो। हम जिस जगह पे रहते हैं, हम जिस देश में हैं, एवरीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर दैट मैटर, हमने अपने माँ बाप से अपने घर में हमें यही परवरिश, वी हैव बीन ब्रॉट अप इन अ वे दैट वी हैव बीन टॉट ऑलवेज that teachers should be respected, okay, and take the responsibility, everybody should take the responsibility for anything good or bad whatever, but मैं ज़्यादा इस चीज़ में बोलना नहीं चाहती। I don't know where it like backfires you when you speak something, I don't know, तो I don't want to say something which is very offensive and you don't like, but सिर्फ एक बात बोलूँगी कि अपने से बड़ों का रेस्पेक्ट करो प्लीज़। हम जब बोलते हैं ना, और हमारी ज़ुबान से जब बातें निकल जाती हैं ना, वो कभी लौट के वापस नहीं आती। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि तुम अपने से, जो भी तुम्हारे बड़े हैं घर में, और स्पेशली टीचर्स से तो तुम सीखते हो, राइट? रेस्पेक्ट करो प्लीज़। ओके, दैट्स व्हाट आई कैन से। थैंक यू सो मच।